नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या दायनी में। इस वीडियो में आज हम हिंदी में कारक पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको और कहीं कारक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर करे क्रिया से जो संबंध वे शब्दांश कहाते कारक वाक्य गठन का करे प्रबंध। यहाँ पर वर्ग क और वर्ग ख में अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य हम देख लेते हैं। सुरेंद्र पुस्तक पढ़ी। सुरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ देखिए, ये जो क वर्ग का वाक्य है, इसको पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, और जब हम वाक्य ख वर्ग का पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये वाक्य पूर्ण है और इससे सही सही अर्थ इसका स्पष्ट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो कमी है वो इस शब्दांश की कमी है, जिसकी वजह से हम इस वाक्य में सही अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो शब्दांश है वो क्या है? कारक। यहाँ जब कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तब संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का सही सही संबंध व्यक्त हो पाया है। तो यही बात यहाँ इन दो लाइनों में कही गई है कि संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर करे क्रिया से जो संबंध। तो यहाँ ये जो कारक चिन्ह है वो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़कर क्रिया का सही सही संबंध बताते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सारे वाक्य भी आप पढ़कर देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है वही कारक होता है, और जो शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं कारकीय चिन्ह। अब कारक के भेद जो हैं वो होते हैं टोटल 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हैं कारक के 8 भेद। इनको हम विभक्तियां या परसर्ग भी कहते हैं। इसके बारे में भी मैं चर्चा वचन वाला जो वीडियो है उसमें कर चुकी हूँ। उसमें मैंने वचन को बहुत अच्छे से परसर्ग सहित और परसर्ग रहित, उसका जो पार्ट 2 है उसमें समझाया है, और जो प्रश्न बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो परसर्ग होते हैं, जैसे इस तरीके के ये जो शब्दांश हैं ये सभी परसर्ग हैं। अब अलग अलग कारक हैं और इनमें अलग अलग विभक्ति चिन्ह या कारकीय चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता के लिए ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यहाँ जो से प्रयोग होता है वो पृथकता के लिए होता है। संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओ अरे। ये एक शॉर्ट तरीका है कारकीय चिन्ह या विभक्ति चिन्हों को याद रखने का, जो कि हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं। अब जो मेन चीज़ है समझने वाली वो आगे है, देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली कि संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग शब्दों के बाद किया जाता है। ये हम सभी वाक्यों में देख सकते हैं। वाक्यों में है वो शब्द के बाद ही इस तरह का संबोधन चिन्ह जो है प्रयोग किया जाता है। वाक्य के शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब परसर्ग जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द न कहकर हम पद कहते हैं। जैसे कि पुलिस ने डाकू को पकड़ा, तो यहाँ पर पुलिस ने डाकू को पकड़ा, तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि शब्द में परसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों को पद ही कहा जाता है। जैसे चिड़िया उड़ी, तो यहाँ पर एक पद हो गया चिड़िया और दूसरा पद हो गया उड़ी। यहाँ पर हमने कोई परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, किसी भी कारकी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अब जान लेते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस, इसमें परसर्ग का प्रयोग होता है ने। ये से हम कर्ता कारक की पहचान करते हैं। तो वाक्य में काम करने वाले को हम कहते हैं कर्ता, और ये होता क्या है? संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है। अब इसमें भी वाक्य दोनों प्रकार से बन सकते हैं। आप परसर्ग का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और बिना परसर्ग का प्रयोग करे भी बना सकते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा और बालक पत्र लिखता है। यहाँ ये परसर्ग प्रयोग किया है, लेकिन इसमें परसर्ग दूसरे वाक्य में प्रयोग नहीं किया है। तो जब आपको कर्ता का पता लगाना है तो उसके लिए आप कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको कर्ता ज्ञात आसानी से हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राम गया था, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कौन गया था, तो हमें उत्तर मिल जाएगा राम, यानी कि हमें कर्ता का पता
चल गया। तो इसी तरीके से और यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कर्ता पर पड़ेगा और इसका जो परसर्ग का संबंध होगा सीधा कर्ता से होगा। ये जो कर्ता कारक है उसमें को, से, के द्वारा इन परसर्गों का भी कभी कभी प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन उनका जो संबंध होता है वो सीधा कर्ता से होता है। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान है। जैसे मोहन को विद्यालय जाना है, तो यानी किसको जाना है विद्यालय, कौन जाता है विद्यालय, मोहन। बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता, मतलब कौन है जिससे चला नहीं जाता, तो वो है बूढ़ा आदमी। तो यहाँ से का सीधा सीधा संबंध कर्ता से है, के द्वारा का सीधा सीधा संबंध बच्चों से है। तो इस तरीके से जो है कर्ता कारक को हम पहचान सकते हैं आसानी से। कर्म कारक, इसमें परसर्ग प्रयोग होता है को। इसमें जो मुख्य रूप से फल पड़ता है वो पड़ता है क्रिया के ऊपर। वहाँ बात हम कर रहे थे कर्ता के ऊपर, वो जो उसका संबंध होता है सीधा संज्ञा या सर्वनाम से, और यहाँ पर जो फल पड़ता है सीधा क्रिया पर पड़ता है। तो जब इसमें हम देखेंगे, इसमें भी दोनों तरीके से वाक्य बनाए जा सकते हैं, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। तो माता पुत्र को पढ़ाती है, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है परसर्ग। हमने चिड़ियाघर में जानवर देखे, लेकिन यहाँ पर हमने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्म कारक आप देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो है कभी कभी दो कर्म भी होते हैं, जिसमें से एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौड़ कर्म। अब यहाँ पर जो गौड़ कर्म है उसकी क्या पहचान है और जो मुख्य कर्म है उसकी क्या पहचान है, इसमें जानेंगे कि मुख्य कर्म को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि ये अधिकांशतः निर्जीव होगा और इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे वाक्य देखिए, माँ बच्चे को दाल खिलाती है, तो माँ बच्चे को क्या खिलाती है, इसमें हम वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, उससे हम पहचान करेंगे। कर्ता कारक में हमने प्रयोग किया था कौन और इसमें क्या, तो क्या जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो दाल हमें सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा, जो कि मुख्य कर्म है। यहाँ देखिए बालक दूध पी रहा है, तो क्या पी रहा है, दूध, दूध कर्म है। इस तरीके से हम कर्म कारक को पहचान सकते हैं। परसर्ग के द्वारा और से, यहाँ पर ये दो परसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, के द्वारा और से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो वह करण कारक होता है। जैसे इसमें आप सीधा सीधा समझ लीजिए, करण कारक मतलब जब किसी वाक्य में किसी वस्तु का साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसका सहारा लिया जा रहा है या फिर उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर होगा करण कारक। देखिए जैसे चित्र में ये जो बालक है वो बॉल से खेल रहा है, गेंद के साथ खेल रहा है, रवि गेंद से खेलता है, तो यहाँ ये इसको खेलने के लिए प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ है करण कारक। तो इस तरीके से वाक्य दे दिए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो वो आपको पहचानना होता है कि इसमें ये कारक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा डीपली समझ लेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। उसने डंडे से सांप को मारा, यानी डंडे का उसने प्रयोग किया सांप को मारने के लिए, डंडे के द्वारा उसने सांप को मारा। उसे तार के द्वारा बुला लो। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें एक साधन के रूप में प्रयोग की जा रही हैं, तो इन सभी वाक्यों में है करण कारक। संप्रदान कारक, परसर्ग, इसमें प्रयोग होता है के लिए और को। संप्रदान कारक में सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है कि इसमें कुछ देने का भाव होता है, कुछ करने का, जैसे जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, जैसे यहाँ ये जो मरीज है उसके लिए, रोगी के लिए औषधि दो, तो किसी के लिए कुछ करने का या देने का भाव होता है, वो होता है संप्रदान कारक, डेटिव केस। रोगी को औषधि दो, नानी मेरे लिए साइकिल लाई, यात्रियों के वास्ते धर्मशाला बनाओ, ये फूल पूजा के हेतु हैं। तो इन सभी वाक्यों में है संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, हम कंफ्यूज होते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो परसर्ग है वो को कॉमन प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इसका भाव देखते हैं तो उसके अंतर करने पर हमको ज्ञात होता है कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। जैसे कि
संप्रदान कारक में मैंने अभी आपको बताया है कि भाव क्या मुख्य होता है, देने का, जबकि कर्म कारक में हम देखते हैं क्रिया पर जो प्रभाव पड़ रहा होता है वो। जैसे दादी ने भिखारी को खाना दिया यहाँ, तो यानी कि उसके लिए कुछ दिया, उसको देने का भाव आया, तो ये है संप्रदान कारक। प्रधानाचार्य जी ने मोहन को बुलाया, अब यहाँ पर भी को प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी को, लेकिन यहाँ पर क्रिया के प्रभाव को आप देखिए, बुलाना ये क्रिया से संबंधित है, यहाँ पर क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका फल क्रिया पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो कर्म कारक है। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कर्म कारक और संप्रदान कारक में। अपादान कारक, अपादान कारक में परसर्ग से, अपादान कारक में परसर्ग से ये पृथकता के रूप में प्रयोग होता है। इसका उदाहरण हम बार बार पढ़ रहे होते हैं और कई बार हमने इसको पढ़ा होता है, लेकिन जब भी इससे संबंधित प्रश्न आता है गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें जो परसर्ग से प्रयोग होता है वो पृथकता के लिए। देखिए ये जो पेड़ है इससे पत्तियां गिर रही हैं, यानी इससे टूट के वो अलग हो गई हैं। यहाँ पहले इससे जुड़ी थी, फिर इससे टूट के अलग हो गई। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा छत से गिर गया, यानी छत पर पहले बच्चा खड़ा था और वो वहाँ से गिर गया, यानी अब वो छत के संपर्क में नहीं है, वो वहाँ से अलग हो चुका है। तो यहाँ अपादान कारक इस वाक्य में होगा। कारकों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है करण कारक और अपादान कारक में, क्योंकि इसमें भी वही बात है कि सेम एक ही जो परसर्ग है से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब आप उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों कारकों में विशेष बात यह है कि जहाँ साधन की बात होगी वहाँ करण कारक होगा। किसी चीज़ को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए तब करण कारक, और किसी चीज़ का पृथकता, जब कोई वस्तु पृथकता दिखाए, अलग होना दर्शाए, तब वहाँ पर होगा अपादान कारक। जैसे कि देख लेते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कलम उसके साथ में है, उसके संपर्क में है और वो कलम का प्रयोग कर रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ इस वाक्य में है करण कारक। और जब बात करते हैं हम वह घर से आया, यानी वो अपने घर से अलग हो गया, पहले घर में था फिर घर से निकल के आया, तो घर उसका जहाँ था वहीं है और वो घर से बाहर है, तो यानी कि अपादान कारक, एक अलग होने का भाव, पृथकता का भाव यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध कारक का की के, यहाँ पर जो परसर्ग के जो शब्दांश होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध हमको बताते हैं या दिखाते हैं। जैसे सुधांशु का घर बड़ा है, तो यहाँ पर जो संबंध है सुधांशु का उसके घर से दिखाया जा रहा है कि सुधांशु का, यहाँ सुधांशु और उसके घर को का शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से और वाक्यों में भी तुम्हारा भाई कब आएगा, तो तुम्हारा भाई यानी तुम्हारे जो परसर्ग का प्रयोग हो रहा है वो भाई के लिए हो रहा है, तो तुम्हारा भाई यानी वो उसके भाई का उससे संबंध यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी, यानी कि मैं का जो संबंध दिख रहा है वो तेरे साथ नहीं चलूँगी। तो इस तरीके से यहाँ हम वाक्यों में देखेंगे कि संबंध कारक है। अधिकरण कारक, मैं पर, के ऊपर, के भीतर, इस तरीके का परसर्ग भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है आधार या आश्रय। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ को आधार या आश्रय मिल रहा है तो वहाँ पर है अधिकरण कारक। जैसे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, पुस्तकें मेज पर रख दो, यानी ये मेज है, इस पर पुस्तक रख दो। ठीक है, तो ये इसको एक आधार मिला, तो यहाँ पर है अधिकरण कारक। संबोधन कारक, इसको पहचानने में समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी पहचान है इसका ये चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसमें हे, अरे, ओ, इस तरीके के शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, और कभी कभी बिना शब्दों के भी यदि ये आता है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जिससे कि इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसको प्रयोग किया जाता है अधिकतर किसी को पुकारने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए। ठीक है,
इनके कुछ नियम हैं अलग जो कि पता होने चाहिए, वो भी मैंने यहाँ रखे हुए हैं बताने के लिए। लाना, जाना, बोलना, भूलना, इस तरह की जो सकर्मक क्रियाएं हैं, तो इनमें क्या है, यदि ये भूतकाल का सेंटेंस होता है तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप वाक्य देखिए, वह ने बोला कि मैं बीमार हूँ, यानी कि ये अशुद्ध है। इस तरीके के वाक्य भी आ जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध के लिए, जहाँ पर कारक की अशुद्धि दी जाती है और आपको उसको शुद्ध पहचानना होता है ऑप्शन में से। वह बोला कि मैं बीमार हूँ, यानी कि ने की यहाँ पर अशुद्धि दी हुई है। कहना शब्द, इस शब्द के साथ में से का प्रयोग आपको अवश्य करना है। जब कहना, जैसे अध्यापक छात्रों को कहता है कि शोर मत करो। अब देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको सही प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर को कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर से का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कहना, कहता, कहता या कहना, इसके साथ में कारक चिन्ह आएगा से। ठीक है। जब अधिकरण कारक के साथ निश्चित समय सूचक, यानी जब निश्चित समय सूचक की बात होगी तो हम से का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे को, परसर्ग का। देखिए वाक्य, जैसे मोहन की माताजी रात में आएंगी, तो ये पढ़ने में तो सही प्रतीत हो रहा है, नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पर हमें को परसर्ग को प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर समय सूचक बात की गई है, रात का समय बताया गया है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के वाक्य शुद्ध अशुद्ध में प्रश्न आ जाते हैं। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु खांसना, छींकना और नहाना, ये कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ ने का प्रयोग भी कर लिया जाता है। जैसे मोहन ने छींक दिया, अतः मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मोहन छींक दिया, ये अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर परसर्ग प्रयोग ही नहीं किया गया है। वृद्ध खांसा तो मैं जाग गया, वृद्ध ने खांसा तो मैं जाग गया, इस तरीके से शुद्ध वाक्य बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ खांसना और छींकना शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। कर्म कारक का परसर्ग है, तो यहाँ पर जो है को, परंतु यहाँ मांगना, पूछना, बात करना, किसी से प्यार करना, प्रार्थना करना आदि क्रियाओं के साथ को के स्थान पर आप प्रयोग करेंगे से। कर्म कारक का परसर्ग हालांकि को है, लेकिन फिर भी इन क्रियाओं के साथ आप से का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कर्म कारक के स्थान पर अपादान कारक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पिताजी मुझको प्यार करते हैं, पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ ये जो मुझसे है वो सही होगा, ना कि मुझको सही होगा। ठीक है। ये अशुद्ध हो जाएगा यदि आप मुझको वाला वाक्य टिक कर देते हैं। ये पढ़ने में सही प्रतीत होगा, लेकिन ये सही नहीं है। रवि ने दिनेश को पुस्तक मांगी, रवि ने दिनेश से पुस्तक मांगी, ये तो चलिए पढ़ने पर भी कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर के जैसे उसने मुझको पता पूछा था, ये सामान्य बोलचाल में हम इस तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उसने मुझसे पता पूछा था, ये सही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। जो भी चैप्टर आप हिंदी का पढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। मैं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रही हूँ, उसको मैं चैप्टर वाइज चलाऊँगी और वो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने के बाद में। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।